अब आप पढ़ने जा रहे हैं विशेषता गुणांक। क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर, ये क्या होता है? रिलेटिव ओमेगा नहीं, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ डेल्टा एफ। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में तो थे ना कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताया था जिसपे करंट मैक्सिमम हो जाती है सर्किट में, और ये डेल्टा एफ क्या है? बैंडविड्थ। F2 F1 करके निकाले थे ना, तो डेल्टा एफ लिखे थे, वो बैंडविड्थ है। तो देखिए विशेषता गुणांक क्या है? ये कौन सी आवृत्ति है? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई, बोलो, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। बोलो, अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं, आप देखो ये इस टाइप का ग्राफ बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस R1 है। अगर एक ग्राफ और बनाया जाए, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है और इसका रेजिस्टेंस कुछ R3 है। मतलब ये R3 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है और इस नीचे वाले का रेजिस्टेंस कुछ R1 है। तो इसमें आपको बताना है कि R1, R2, R3 में, आप नहीं बताइएगा, R1, R2, R3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। R1 की ज्यादा होगी कि R3 की ज्यादा होगी? पहले दो ही में से डिसीजन लो, ये तो बीच में है ही है। R1 और R3 में कौन सा ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस ही पूछ रहे हैं। R3 ज्यादा होगा। और R1 क्यों तुम कह रहे हो? ऐसे ही तुक्का। ये एक्चुअल में ये एक्सिस, ये है करंट और ये है फ्रीक्वेंसी। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। ये होगा अपनी लॉजिकल बात की हो। देखिएगा, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट और कम है, और सबसे करंट इसमें है। तो करंट किसमें होगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें पगला गए क्या तुम? सही बता के पौरा गए। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसलिए इसमें करंट कम है, और इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट ज्यादा है। तो ये बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? R1, फिर कौन है? R2, फिर कौन है? R3। ये तो चल जाएगा। अब इस पहले तो आप गाड़ी क्या पहले कहाँ लाए? करंट तीनों का अलग अलग नहीं होगा। तो आप आंसर क्यों बताने लगते? पहले तो ये पूछिए कि कौन कौन सी एक्सिस है, आप आंसर बताने लग जाते हैं। ये पूछना आपका हक बनता था। चलिए ठीक है, देखते हैं भैया। तो ये हो गया। अब इसका क्वालिटी ज्यादा है, जिसमें शार्पनेस ज्यादा है ना, जिसमें ग्राफ में नुकीलापन बढ़ रहा है, उसकी क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि उसका पावर फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के विशेषता गुणांक क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंड चौड़ाई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे रहने दीजिए। बैंड चौड़ाई का आपने कैलकुलेशन किया था कि नहीं किया था? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप यहां रहने दिए, और बैंड चौड़ाई का क्या आया था? हाँ, F2 F1 का वैल्यू कुछ आया था ना, प्रूव किए थे। तो
एफ आर को ऐसे रहने देते हैं और डेल्टा एफ की जगह पे आर अपॉन 2πl ऐसा था कि नहीं था? पागल हो क्या? वो डेल्टा ओमेगा था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये एफ है। देखा भी तो करो कि क्या है। अब देखो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2πfr इंटू एल अपॉन आर। 2πfr के प्लेस पे ओमेगा आर लिख सकते हो या ओमेगा नॉट, उसी को कहते थे ओमेगा आर भी कहते हैं, इंटू एल अपॉन आर। तो ये एक्सेल लिखा है क्या? एक्सेल इक्वल ओमेगा एल होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक्सेल और एक्सी इक्वल है तो ये इसके इक्वल एक्सी भी तो लिख सकते हो। ये रेजोनेंस कंडीशन में है, अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में है, तो अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में एक्सेल और एक्सी बराबर होते हैं कि नहीं? बोलो। अब दोनों में आई नॉट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई नॉट एक्सेल आई नॉट आर, या फिर आई नॉट एक्सी आई नॉट आर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आई नॉट एक्सी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी, वो वी, हाँ वी एल, और ये क्या लिख सकते हैं? वी नॉट आर, और इसको क्या लिख सकते हैं? वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। इसको भी आपको प्रूव भी करना है, सब कुछ ये डिराइव करके लाना है। तो आप देखिएगा Q इक्वल्स अपना फॉर्मूला जो आया है वो आया है वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। इसका मतलब है कि चाहे तो इंडक्टर के टर्मिनल पे पोटेंशियल और चाहे तो कैपेसिटर के टर्मिनल पे पोटेंशियल, और उसका रेशियो किसके साथ ले लिया जाए? रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे पोटेंशियल। ये मतलब इसका रेशियो सेम होगा। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं हम? एल के सिरों पर विभवांतर या सी के सिरों पर? क्या चीज? एल के सिरों पर विभवांतर या सी के सिरों पर विभवांतर? अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है नीचे? आर के सिरों पर विभवांतर, आर के सिरों पर विभवांतर। इस फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं आप चाहे तो। ये रेशियो किसका है? एल के पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ एल और पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ सी विद पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ आर। इसके रेशियो के इक्वल होगा ये क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक ये भी फॉर्मूला मिल गया। क्वालिटी फैक्टर के और बहुत सारे फॉर्मूले मिल सकते हैं, जैसे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्सेल अपॉन आर। अभी भी ताजा ताजा आपने वहां पे प्रूव किया है। एक्सेल के प्लेस पे ओमेगा नॉट इनटू एल अपॉन आर लिख सकते हो। ओमेगा नॉट के प्लेस पे 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन रूट एल सी लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल्स 1 अपॉन रूट एल सी था या नहीं था? ओमेगा के प्लेस पे, और इनटू एल अपॉन आर तो है ही। अब एल को अंदर बुला लो, अंडर रूट के अंदर, तो 1 अपॉन आर छोड़ दो, 1 अपॉन आर छोड़ दो। जब एल अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। एल का स्क्वायर अपॉन एल आर हो जाएगा क्या? वो एल सी। अरे हो जाएगा कि नहीं? एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का ये भी आ गया 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्वालिटी फैक्टर के ये कुछ फॉर्मूले इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर को अच्छे से इसको ट्राई कर लीजिए, एक बार अपने मन से कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके टर्म लिखने आ जाए। ठीक है, लिखो जल्दी से। वो बायो पढ़ती है। तो सुनो भैया, एवरेज पावर एसी परिपथ शक्ति
देखिए औसत शक्ति हम लोग निकालना चाहते हैं, तो औसत शक्ति में तीन कंडीशन। तो पहले था शुद्ध प्रतिरोध था, प्योर रेजिस्टेंस। 12th 11th सब एक ही बैच वहां पे अभी टोटल है। तो एक बैच में वो अभी फिजिक्स में मैं 11th का एसएचएम पढ़ा रहा हूँ मेजर। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बात की मेरी गारंटी। अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसी परिपथ में तब बात किया जाएगा। एसी परिपथ में औसत शक्ति पहला है शुद्ध प्रतिरोध के लिए। यानी कि हाँ, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर आर सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब इसको देखिएगा। अच्छा, इसमें आप जानते हैं V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी था, I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा टी था। इसमें कोई दिक्कत? तो एवरेज पावर निकालना है, समाकलन आना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो P एवरेज, जैसे I एवरेज आपने इस चैप्टर की शुरुआत में निकाला था, तो उसका फॉर्मूला क्या था? 0 to T I dt। यहाँ क्या हो जाएगा? T dt। और 0 to T वहां dt था, तो यहाँ पे dt। और dt से dt कैंसिल आउट हो गया। P एवरेज दोनों साइड में P ही लिखा है कुल मिला के। तो P इक्वल्स क्या होता है बेटा? VI। P इक्वल्स क्या होता है? 0 to T VI dt over 0 to T dt। इतने कोई कष्ट? V की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू पुट आते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 to T बोलो V नॉट साइन ओ माय गॉड T I नॉट साइन ओ माय गॉड T into dt ओवर डायरेक्ट T लिख दिया जाए क्या? हो जाएगा ना? V नॉट I नॉट कॉमन ले लिया जाए, V नॉट I नॉट अपॉन T 0 to T। अब यहाँ कष्ट क्या है? साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया है क्या? अरे बोल लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अगर आपको भूला ना हो तो एक चीज हमने पढ़ा था, इन अपॉन टी को हमने डायरेक्ट लिख लिया था। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो cos 2 ओमेगा टी वाला फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू dt। क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? कि बताएं कैसे आया ये? बताएं एक बार देखिए लो। cos 2 ओमेगा टी इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर बुला लो, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इधर लेके चले जाओ, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्या ऐसा हो जाएगा? अरे बोलो। तो इसी को तो पुटपुटाया हमने। अब आंसर हिलाना है। तो ये भाई जो बायो के स्टूडेंट हो वो इसको अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये मिसिंग हो जाता है। अगर यहाँ cos स्क्वायर वाला होता तो बीच में प्लस आ जाता, ये ध्यान रखें। तो अब स्पेस की कमी के कारण यहाँ पे इसको मिटा दिया जाता है। अब देखिएगा P एवरेज, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ये ध्यान रखिएगा। V नॉट I नॉट अपॉन 2T, ये 2 भी कॉमन ले लिया है, चल जाएगा क्या? अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाए, स्मॉल t हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा? स्मॉल t माइनस cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा? प्लस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। cos का क्या होता है? माइनस साइन। cos का क्या होता है? जग गए। तो साइन 2 ओमेगा टी और t के साथ में जो कोफिशिएंट लिखा है 2 ओमेगा उसको नीचे लिख दो 0 to t। अब इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? v नॉट I नॉट अपॉन 2t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t के प्लेस पे कैपिटल T माइनस साइन 2 into 2 पाई बाई t into स्मॉल t के प्लेस पे कैपिटल T, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई बाई t। इसमें कोई टेंशन? अपॉन में 2 ओमेगा, ये तो अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0 है आएगा एक्चुअल में, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे देखिए t से t उड़ा, साइन 4 पाई आएगा। साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन 4 पाई के प्लेस पे भी हमने 0 रखा, तो हमारा आंसर आया v नॉट I नॉट अपॉन 2 v नॉट I नॉट अपॉन 2। इतने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? अब बोल लो भाई। नहीं आया।
ईशान तुम इस पूछना। अभी आएगा तो जाएगा ये। तो V नॉट I नॉट, दिल थामिएगा जरा, थामिए थामिए थामिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं VRMS। इसको क्या बोलते हैं? VRMS। याद होगा VRMS इक्वल V नॉट बाई रूट 2, IRMS इक्वल I नॉट बाई रूट 2। याद ही नहीं आया? तो इसके प्लेस पे VRMS इनटू IRMS इक्वल P एवरेज। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, सही बात है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा केस? सेकंड। शुद्ध प्रतिरोध था, तो अब शुद्ध शुद्ध, हाँ बिल्कुल। सर एक बार डेरिवेशन निकाला था, हमें cos phi आता है। आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि तुमको वो नहीं आता, वो तो बताएंगे। नहीं उससे तो आता है। जो गलत पे cos phi। बेटा जैसे इसको इसलिए बता रहे हैं जिससे अगर खाली प्योर इसके लिए पूछ ले तब कैसे निकालोगे एवरेज? प्योर रेजिस्टिव पूछ ले, प्योर रेजिस्टिव, तो जानोगे तभी तो निकालोगे। तो इसलिए जानो। क्या देख V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा t होता है। क्या इंडक्टर का केस है ये? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। इंडक्टर में तो करंट लैग करेगा ना। V नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, यही तो था। I नॉट कितना अच्छा सोचते हो ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको सुधार किया जाए, हम लोग ऐसे किया जाए, क्या इसे लिख सकते हैं? देखिएगा, संभालिएगा जरा। साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। आपको हमने बताया था साइन माइनस हजम नहीं कर पाता, साइन माइनस की उल्टी कर देता है, कॉस माइनस हजम कर जाता है। तो यहां पे माइनस उल्टी कर देगा, तो माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या ये हो जाएगा? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी आई इक्वल्स, सही बात है ना। तो अब हम लोग पी एवरेज फिर से वही, पी एवरेज इक्वल्स 0 टू t p dt, 0 टू t dt, 0 टू t। p की वैल्यू बोलो अगले स्टेप में, इधर नीचे लाइन बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। 0 टू t, t की जगह पे vi लिख सकते हैं क्या? p के प्लेस पे vi, v की वैल्यू v नॉट sin ओमेगा t, i की वैल्यू i नॉट cos ओमेगा t, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा? v नॉट i नॉट sin ओमेगा t cos ओमेगा t into dt ओवर gt का g हो जाएगा क्या? 2 आता है। वॉकिंग वॉकिंग, साइन 2 ये वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। sin थीटा cos थीटा है, अगर 2 आ जाए तो मजा आ जाए, 2 sin थीटा cos थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने का इरादा थामा ना। तो ये 2 से जो डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो इसको बाहर बुला लो। देखो अब जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर बुला लो, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट आई नॉट और अपॉन में 2 वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t, यही तो बचा। अब इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा? 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, तो sin 2 ओमेगा t dt। इसका आप जानते होंगे 0 आता है, याद होगा शायद। sin ओमेगा t का एवरेज 0 होता है, sin 2 ओमेगा t का एवरेज 0 होता है, sin 3 ओमेगा t का एवरेज 0 होता है लेकिन नहीं जानते हो तो एक बार करते हैं, कर देते हैं भैया, नहीं तो मर जाएंगे तुम लोग। v नॉट आई नॉट अपॉन 2t, 0 टू t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जाए तो sin ओमेगा t का क्या हो जाएगा? माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, 0 टू t लिमिट लगा दो, 2 ओमेगा को भी बाहर ले लो तो माइनस v नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा t, ये चल जाएगा। अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos
अच्छा माइनस भी है, इधर आएगा नहीं ना, नीचे लिखते हैं माइनस बी नॉट आई नॉट अपॉन 4t ओमेगा 4t ओमेगा। अपर लिमिट रखते हैं माइनस cos 2 ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है, कॉमन ले लिया ना। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट cos 0, ये चल जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन 4t ओमेगा। अब इसके बाद देखिएगा cos 4 पाई की वैल्यू, cos 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। cos 0 की वैल्यू 1। फिर से देखो ये होता है cos 2 पाई, एक चक्कर है cos का, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1। तो क्या 4 पाई की वैल्यू फिर से प्लस 1 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। नहीं आया क्या? ग्राफ से समझ में नहीं आया? आया बेटा यहाँ ये cos का एक पीरियड है कि नहीं है? cos का एक पीरियड है, तो अगर ये वैल्यू 0 की वैल्यू 1 है तो 2 पाई की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो क्या 2 पाई में 2 पाई ऐड कर दोगे तो फिर से 1 आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इस माइनस तो फॉर्मूले का और ये 1 और माइनस माइनस प्लस cos 0 का 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा क्या? तो ये पूरा 0 आ गया क्या? बोलो बेटा, क्या ये 0 आ चुका है? क्या 0 आ चुका है? क्या ये समझ में आ गया डेरिवेशन की नहीं आया? सही सही बताना, कसम खा के। अरे आया नहीं आया? आ गया ना? आया बेटा नहीं आया? नहीं आया? तब कहा इसे नहीं आया, ये कौन सा झटका लियो? अब देखो तीसरा केस कौन सा बचता है? ये अभी आपको डिराइव करना है, तो चाहे कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला बताएं। थर्ड पार्ट करिए जल्दी से। थर्ड पार्ट 1 मिनट का, जल्दी करिए करिए करिए। बोर्ड पे देखिएगा, इधर देखिए शुद्ध प्रेरकत्व से परिपथ था, तो अब शुद्ध संधारित्र भी पढ़ लें इसी के बाद। शुद्ध संधारित्र हो गया इसका डेरिवेशन, बोर्ड पे देखिएगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा t था क्या? यहाँ प्लस पाई बाई 2 था क्या? तो क्या ये ऐसा होगा? क्या ये प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इतने में कोई टेंशन। उसके बाद क्या ये प्लस रहेगा? क्या उसके बाद ये बस खाली घटा दिया जाएगा? बाकी सारा आंसर अभी भी 0 आ जाएगा? नहीं आया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा केस 1 मिनट का, उसको भी देख लीजिए, जो इन्होंने ये बहुत देर से इनकी आत्मा फड़क रही है। 1 मिनट देखिएगा, हमारा जो अब LCR सर्किट का बता रहे हैं, ये शुद्ध प्रतिरोध नहीं, अब किसका बताने जा रहे हैं बेटा? LCR का। अरे सुनो यार, किसका बताने जा रहे हैं? LCR का। तो उसमें V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा t था और I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई था क्या? बोलो बेटा, अरे बोलो, सही बात है ना? तो यहां तक तो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, इसके बाद से हमको यहाँ पे चेंज करना है। ये सही हो चुका है ना? अरे समझ में आ चुका होगा ना यार? थर्ड वाला केस देख लो, 1 मिनट का डेरिवेशन है, झमझमा के करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, नहीं तो आएगा नहीं, उड़ जाएगा भाई, झम से उड़ जाएगा। इधर देखिएगा, V की वैल्यू रखो जल्दी से, बोलो V नॉट साइन ओमेगा t। I की वैल्यू बोलो, दिल थामिएगा, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस बी। क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बी 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 ये हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये लगा सकते हैं फॉर्मूला? बोलो 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 जल्दी से। आई नॉट तो लिख चुके हैं। साइन ए माइनस बी का बोलो, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अरे उड़ गया कि आ गया? अपॉन में टी पूरे के कर दिया जाए। अरे बोलो, यहाँ पे V नॉट आई नॉट कॉमन ले लिया जाए, V नॉट आई नॉट अपॉन टी कॉमन ले लिया गया।
अब उसके बाद देखिएगा ये ब्रैकेट के साथ हमने ये क्या लिखा है, देखिएगा साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई करो 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो cos फाई इंटू dt, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। अकल ना दे वो आपको जिसने पढ़ाया को जरूरी है कि वही सही पढ़ाता हूँ, मैं भी बढ़िया पढ़ाता हूँ। सुनो तो सही, उसमें जब एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से तब ये केस है, और जब एक्सी ग्रेटर है एक्सएल से तब वो केस है जो आप बोल रहे हैं। जो मन गया वो ले ले, चल मैंने दोनों ले लिया, आप बता अब आराम महसूस हो रहा होगा। वाईफाई टीचर हो, वाईफाई कौन सा? अब देखो साइन का अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, बोलो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई आएगा क्या, प्लस माइनस 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू dt। इतने में कोई कष्ट, अब ये हो जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन टी, cos फाई इसमें कांस्टेंट है तो cos फाई को बाहर ले लीजिए। sin स्क्वायर ओमेगा t का आपने अभी इंटीग्रेशन किया था तो डायरेक्ट लिख दे t आया था, भूल गए क्या? अभी ताजा हमने किया है, उसका इंटीग्रेशन क्या आया था बेटा, t, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं। आपको करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अरे समझ में आ रहा है क्या? कर लेंगे क्या, प्लस माइनस साइन फाई को बाहर ले लीजिए 0 to t। अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी dt। अभी ताजा इसका 0 आया है, अरे बोलो तो देखिएगा इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने जा रहे हैं। p एवरेज इक्वल्स क्या आ जाएगा, बोलो v नॉट आई नॉट अपॉन t इंटू cos फाई, चल जाएगा प्लस माइनस सुनिएगा v नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन √2 इंटू √2। हाँ रुक जाओ, इंटू 0। तो ये जो आई नॉट साइन फाई है इसको कार्यहीन धारा कहते हैं, वर्कलेस करंट या वॉटलेस करंट। इसी का नाम क्या पड़ जाता है, वॉटलेस करंट। इसी का नाम क्या है, वॉटलेस करंट। ये वॉटलेस करंट क्यों है, क्योंकि इसका कार्य में कोई योगदान नहीं है, इसका टोटल, अच्छा ये 0 नहीं हो गया क्या पूरा टर्म, अरे वर्कलेस पार्ट है इस डेरिवेशन का, ये ऐसा पार्ट है जो कार्य नहीं करता है। सही बात है कि नहीं, तो कार्यहीन घटक है ये। और ये क्या है, कार्ययुक्त घटक। क्या है, 2 कहीं और छूट रहा है यार, कहीं 2 छूटा है। अच्छा हाँ, यहाँ बटे में 2 भी तो आएगा, ये अपॉन में। अच्छा ये साइन स्क्वायर को जब कन्वर्ट करते थे तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 भी आता था, तो वो 2 यहाँ छूट रहा था। ठीक है, वहां नहीं सर, खाली cos फाई मतलब इसके साथ, सॉरी इसके साथ छूट रहा था ना, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का t आ जाता था। चल जाएगा क्या? अब देखिएगा ये कार्ययुक्त घटक है, तो इसको बोलते हैं, देखो t से t कैंसिल आउट हो गया ना, v नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई, और ये कार्यहीन घटक है, और ये क्या है, वॉटलेस करंट है। और जो ये cos फाई है ये पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक कहते हैं। इस cos फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या है एक्चुअल में, Vrms Irms cos फाई, तो P एवरेज। तो इसका मतलब है Vrms और Irms मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का कंपोनेंट है, के बीच का एंगल है। जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर सिलेबस से हटा दिया गया, वॉटलेस करंट भी सिलेबस से हटा दिया गया 30+% से। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहां तक आपने डेरिवेशन कर लिया है, इसके बाद क्या हटा दिए हैं, ये हटा दिए हैं और ये हटा दिए, बताओ
मतलब इसको अलग से हम डिफाइन करते हैं वैसे कि भाई यहाँ पे इसको कहते हैं पावर फैक्टर और इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट, अलग से डिफाइन करते हुए कह के डेफिनेशन हटा दिया सिलेबस से, 30% पार्ट नहीं है। तो Vrms Irms को P वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? P वर्चुअल इनटू cos फाई। तो P एवरेज होता है P वर्चुअल इनटू cos फाई, तो cos फाई होता है P एवरेज अपॉन P वर्चुअल। ये जो आपके घर में जितने भी मीटर लगे हैं वो वर्चुअल पावर का मेजरमेंट करते हैं। आपके घर में जो मीटर लगा है ना बिजली बिल मापने वाला, वो वर्चुअल पावर का मेजरमेंट करता है और cos फाई का जो फैक्टर है ये नहीं मेजर करता। तो एक्चुअल में जो हम मोटर खरीदते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, वो तो स्टार रेटिंग वाले होते हैं। क्या होते हैं? स्टार रेटिंग। तो उसमें भारत में जो स्टार रेटिंग है वो मैक्सिमम 5 स्टार की है। तो जैसे आप 5 स्टार का अच्छा 100% cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, लेकिन 1 तो आइडियल कंडीशन हो जाएगा, तो आइडियली 1 अवेलेबल नहीं है। तो जैसे आप एसी खरीदने गए तो दुकान वाले ने पूछा कि सर बजट क्या है आपका? क्या 20,000 आपने, तो अब आपको जो दिखाएगा वो एक भी एसी 5 स्टार का नहीं दिखाएगा। वो कौन से स्टार का दिखाएगा? 1 स्टार, 1.5 स्टार, 2 स्टार ऐसे दिखाएगा। तो वो हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो हमको आइडिया नहीं होता है। एक्चुअल में जो 1 स्टार 2 स्टार की पावर फैक्टर होता है cos फाई, इसकी वैल्यू 0.3 होती है, 0.2 होती है, ऐसे होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसे 10 यूनिट बिजली बिल दोगे ना तो वो तुमको 2 यूनिट के बराबर काम करके देगा, 3 यूनिट के बराबर काम करके देगा। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 7 यूनिट कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, वो बेकार हो गया। समझ में आ रहा है ना? और जिसकी पावर रेटिंग 0.8 है, मतलब जो आप 5 स्टार आप खरीद के लाए, तो 5 स्टार में cos फाई की वैल्यू क्या होगी? 0.8। कितनी होगी? 0.8। मतलब अगर उसे 10 यूनिट उसने बिजली बिल लिया है तो उसमें से 8 यूनिट के बराबर काम करके देगा। तो इसीलिए स्टार रेटिंग बहुत मैटर करती है। जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते जाएं तो उसमें स्टार रेटिंग तो ये अनपढ़ों के लिए होती है। पढ़े लिखों के लिए आप उसमें छोटे छोटे टर्म्स में ऐसे एक स्टिकर लगा होगा, स्टिकर पे आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा पावर फैक्टर या cos फाई या 0.8 इसका एफिशिएंसी है, ऐसे करके आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब वो क्या दिखा रहा है वहां पे? पावर फैक्टर। जैसे अब आप मान लो कि आपने 5 स्टार एसी लगाया है और एक लोगों ने 1 स्टार एसी लगाया है, तो जो 1 स्टार एसी लगाएगा ना वो मर जाएगा बिजली बिल देते देते। क्यों? 1 स्टार का एसी तुम लगा लिए, 100 में एसी तो खरीद लाए, लेकिन अब वो 10 यूनिट बिजली बिल लेके 2 यूनिट के बराबर काम कर रहा है। तो जब वो 8 यूनिट के बराबर काम करेगा तो वो कितना यूनिट चाहिए उसको? कितनी बिजली बिल चाहिए? बोलो। अरे 10 यूनिट बिजली बिल ले रहा है तो वो 2 यूनिट के बराबर काम कर रहा है, तो उसे 8 यूनिट काम करने के लिए कम से कम 40 यूनिट का बिजली बिल लेगा। और वही तुमने जो 5 स्टार एसी लगाया है वो 1 यूनिट में उतना काम, मतलब 10 यूनिट में उतना काम कर देगा, तो उससे 4 गुना ज्यादा बिजली बिल आएगा कि नहीं आएगा? तो बिजली बिल देते देते आंधी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसीलिए अगर औकात हो तो 5 स्टार वाले सामान ले, अदरवाइज मार्केट से सामान ना खरीदें। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं वो आप 5 स्टार वाले की कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है तो आपके घर में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके यहाँ मान लो एसी लग गई, कोई रिलेटिव आया तो घर वाले तो मीटर वही देख रहे हैं दौड़ दौड़ के, एसी कम चला रहे हैं मीटर ज्यादा देख रहे हैं, तो उन्होंने भी देख लिया तो वो भी कहेंगे अरे भाई साहब बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मौसम ठीक है। और वही 5 स्टार है तो आपको चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपकी औकात हो तो आप उस लेवल पे जाके परचेज करें। अदरवाइज दिखावे के लिए कि दुनिया में हर घर में एसी लगा तो हमारे घर में भी एसी लगे, हर घर में रेफ्रिजरेटर है हमारे घर में भी हो, हर घर में वॉशिंग मशीन है हमारे घर में भी हो, तो आप अगर बिजली का बिल पे करना होगा, आजकल तो बेईमानी चलती है भाई, कटिया लगा के जंपर मार के बिजली बिल देते हैं, मतलब बिजली बिल नहीं देते कटिया लगा देते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन बिल देना पड़ेगा उस दिन आपको पता चलेगा। जैसे आप मोटर खरीदने गए मार्केट से, कोई ऐसे मोटर लेके आया कि 40,000 का, आप कहे कि भाई तुमको ठग लिया, हम तो 10,000 का लाए, तो पता चला कि उसका कॉस्ट फैक्टर कितना होगा पता है? जो 10,000 का लाया है वो कहीं कॉस्ट फैक्टर उसका होगा 0.2 0.3, और आप 40,000 का लाए तो उसका कॉस्ट वाला फैक्टर कितना होगा? 0.8। तो अच्छा, इसका जैसे आपने 10 यूनिट बिजली बिल दिया है, 10 यूनिट दिया है तो उसने 8 यूनिट, हाँ बिल्कुल,
तो 8 यूनिट के बराबर काम किया, लेकिन वो बिजली बिल कितना मेजर करेगा? 10 यूनिट के बराबर। जो मीटर है वो 8 यूनिट के बराबर मेजर करेगा क्या? नहीं, पूरे 10 यूनिट के बराबर करेगा। वो 10 यूनिट ले रहा है, 8 यूनिट काम करके दे रहा है। तो जो बिजली बिल है वो ये मेजर कर रहा है वर्चुअल, उसमें cos फाई का मल्टीप्लाई करके नहीं मेजर कर रहा है, क्योंकि जैसे ये मैक्सिमम में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 यूनिट तो इसने लिया है, 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 ही तो आया। तो आउटपुट 8 मिला है, लेकिन बिजली बिल कितना आ गया? 10 यूनिट के बराबर। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए स्टार रेटिंग की जाती है इंडिया में। इंडिया स्टार रेटिंग का एक ही रीजन है कि जैसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए स्टार बना दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर